लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ सुशील कुमार पांडे सर के पास हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कैसी नीतियाँ रहती हैं और कैसी जो भी रूल्स बनाए जाते हैं और जो हमारे ऊपर इम्पोज होते हैं उनको लेकर के सर से बात करने आया हूँ। और इस कोरोना में कैसा हाल रहा, कितना काम किया और कैसे पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट रहा इनके, सर से जानेंगे आज सर अपने बारे में। मैं सुशील कुमार पांडे 28/7/1993 को मैं बिलासपुर ज़िले में मेरी आरक्षक के पद पर भर्ती हुई। फिर बिलासपुर में ही मैं एक नवारक्षक के रूप में काम किया। उस समय की बात है कि जांजगीर ज़िला, कोरबा ज़िला बिलासपुर में ही आते थे, तो मेरे को अस्थायी रूप से काम करने के लिए कोरबा ज़िला अटैच किया गया। तो उसमें कोरबा ज़िला नहीं था, फिर कोरबा में कोतवाली में था वहाँ पे। फिर वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब थे, उनके अंडर में रह के श्री झा साहब हैं, संजय कुमार झा साहब हैं, अभी वो एडीजी हैं मध्य प्रदेश में। तो उनके अंडर में रहा। फिर मैं ट्रेनिंग करने गया उमरिया, शहडोल ज़िले में उमरिया आती है, वहाँ पे हमारा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है। वहाँ से मैंने आरक्षक की परीक्षा पास किया। फिर वापस आए तो तात्कालिक एसपी थे बिलासपुर के गिरधारी नायक साहब, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे इंसान गिरधारी नायक साहब। वो वहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने हमको परेड में फालिन किया और परेड में फालिन करने के बाद पुलिस परेड मैदान से ही सबकी पोस्टिंग कर दिए। तो सौभाग्य से मैं वापस उसी ज़िले में चला गया जहाँ मैं पहले था। जब रंगरूट था, नवारक्षक था कोरबा ज़िले में, मैं वापस मेरे को कोतवाली भेज दिए कोरबा ही में। फिर कोरबा में तकरीबन मैं 15-17 साल था। तो वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे की पैदाइश हुई। 2 बच्चे हैं मेरे। एक बच्चा मेरा BLLB की पढ़ाई कर रहा, दूसरा मेडिकल की तैयारी कर रहा, और दोनों बच्चे वहीं हुए। कोरबा बहुत अच्छा जगह है, लेकिन अमूमन एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि धीरे धीरे सफ़र जब पूरा होने लगता है तो एक ऐसा लगता है कि अब हमको कहीं पे बसना है, घर बनाने हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। एक मानवीय प्रवृत्ति, क्या आप देखे होंगे, ये चिड़िया हैं, गाय भैंस, ये भी जो भी पशु पक्षी हैं, ये भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में कुछ करना चाहते हैं। और ये प्रार्थना है आप कि कोई आदमी 3 मीटर की वर्दी पहन के अगर चौक में खड़ा है, चाहे वो ट्रैफिक का ड्रेस हो या खाकी ड्रेस हो, चाहे वो मिलिट्री वाला हो या BSF वाला हो, वर्दी तो वर्दी होती है। देश का एक नारा है, जय जवान और जय किसान। हमारे देश में किसान से भी पहले जय जवान बोला गया है। उसका कारण ये है कि जवान है तो देश सुरक्षित है, और जवान है तब हम सुरक्षित हैं, जवान है तब हम रात को रोटी खा के घर में सोते हैं। तो बस यही एक प्रार्थना है कि अगर कोई ट्रैफिक वाला या कोई थाने वाला, कभी आप कहीं जा रहे हो, 4 व्हीलर में हो, 2 व्हीलर में हो या और बड़ी गाड़ी में हो या पैदल हो, अगर आपको रोकता है तो बेझिझक रुकिए। आपका सेवक है वो, आपका नौकर है वो, आपके द्वारा सरकार को जो टैक्स दी जाती है उससे उसको सैलरी मिलती है, उसके बच्चे उसी से ज़िंदा हो रहे हैं, उसके बच्चे उसी से जी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उसका घर चल रहा है उससे। तो बिल्कुल आप उसको अन्यथा ना लें कि बिल्कुल आपको रोकेगा। जैसे अमूमन हम साल भर में लगभग हमारी दुर्ग ज़िले में एक दिन का जो ट्रैफिक में बोलते हैं ना, अमूमन अक्सर आदमी 200 रुपये की रेड सिग्नल का फ़ाइन पटाएगा या 300 रुपये का रॉन्ग साइड का फ़ाइन पटाएगा, या और बड़ी गाड़ियाँ हैं ओवरलोड का, अपन कार्रवाई करते हैं। क्योंकि पुलिस का ऐसा है कि अगर पुलिस वाले कार्रवाई ना करें, RTO अगर कार्रवाई ना करे, ट्रैफिक कार्रवाई ना करें, अगर थाने वाले अपराध दर्ज ना करें, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जैसे लोग मानते हैं ना कि समुद्र की मछलियों को अगर ना खाया जाए
तो समुद्र की मछलियाँ समुद्र से निकल के इंसान को खा जाएंगी। वैसे ही हमारा ये अपराध जगत है। और आपको एक बात बता दूं मैं, इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार नहीं होता कि हम विपक्ष में बैठने के बाद सत्ता के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि सत्ता वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, सत्ता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता से पहले जिसकी सत्ता थी, शायद हो सकते हैं आपकी सत्ता रही हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। हमारे देश में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप ये बताइए उनके भी माता पिता तो रहे होंगे। देखो आज स्वामी विवेकानंद जी को संसार छोड़ के गए कितने साल हो गए। प्रभु यीशु हैं जिन्होंने लोगों को माफ़ करना सिखाया, कि लोग उनको मार के सूली में टांग दिए हो और मार रहे हो, नीचे माता रो रही है कि मेरे बच्चे को मत मारो, छोड़ दो, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल रही है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इनको माफ़ करना, इनको नहीं मालूम है क्या पाप कर रहे हैं। लेकिन हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं। हम यीशु को और राम को और कृष्ण को, हम अपने धर्म को भूल के जा रहे हैं। इसलिए आपसे एक करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि हमारे रिश्तों से बड़ा हमारा देश है, और हमारे देश को तब हम जान पाएंगे जब देश में बना हुए कानून के रास्ते पे चलेंगे, संविधान को मानेंगे, और संविधान और हमारी जो सरकारें हैं, भारत की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या चाहे हमारे नगर निगम हो, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी आदेश निर्देश निकालते हैं, उसका पालन करें, अवहेलना ना करें। बस यही मेरी प्रार्थना है कि देश का कानून सर्वोपरि है। हमारे रिश्तों से भी बड़ा रिश्ता है हमारी भारत माता से रिश्ता। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे कि हम लोग ऑलरेडी सर को पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं भिलाई में, और सर बहुत सिंसियरली काम करते हैं। तो सर इसका क्या राज है कि आप आज भी, जब मैंने पहली बार आपको देखा था और आज देखता हूँ, तो डेडिकेशन आपका और मोटिवेशन हमेशा वो एक ही लेवल पे चलता है सर। तो इसके पीछे क्या राज है सर? इसका कारण क्या है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि कोई माता नाम कौशल्या है लेकिन अपने बच्चे को राम नहीं बना पाया, और एक ही माता थी जो अपने पुत्र को कौशल्या बनाई। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ चंदखोरी माता कौशल्या का प्रदेश है, कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ है, और उनकी भगवान राम को उन्होंने जन्म दिया है। बस वैसे ही हमारे घर से ही हमारे संस्कार होते हैं। तो मेरे जो बाबूजी हैं संसार छोड़ के चले गए, और मेरे बाबूजी का एक उद्देश्य था कि बेटा जो भी काम करना ईमानदारी से करना, एक जगह ध्यान केंद्रित करके करना, और अपनी एक पहचान बनाना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, अपन जिस भी पेशे में हैं, जहाँ पे भी हैं। गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गरीबी से बड़ी बीमारी है बुरी आदत। तो हम जहाँ पे भी हैं, जैसे मैं ट्रैफिक में हवलदार हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे चौक में अगर एक भी आदमी नियम तोड़ता है या गलत करता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे खुद के परिवार का कोई मेंबर है और ये गलत कर रहा, तो बहुत खिसियाता हूँ, और कई बार बहुत सख्ती से पेश आता हूँ, और गाड़ियाँ भी चलान कराता हूँ, और कई बार माफ़ भी कर देता हूँ। हमारी रोज़ एक ड्यूटी में एक नई चुनौती रहती है, रोज़ एक नए प्रकार की ड्यूटी रहती है। कभी आप देखना रोड में बताएंगे कि ग्रीन कॉरिडोर है, आज कोई वीआईपी है या कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है, चंदूलाल चंद्राकल है, हॉस्पिटल या बीएम सास है, उनको रायपुर इमरजेंसी है, तो तत्काल पहुंचना है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है पूरे रोड को ब्लॉक कर देना, और सिर्फ वही मेडिकल की गाड़ी जाएगी। फिर कभी पता चलता है कि हमारे पास वायरलेस सेट है कि सीएम साहब आ रहे हैं, या फिर आओ भी प्रदेश में जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे दुर्ग जिले में 6 ठो मंत्री हैं, तो मंत्री साहब आन लोग, तो एक नई चुनौती रोज़ रहती। तो हमको सुबह से नहीं, हम रात से ही अपने आप में एक ब्लॉक करके सोते हैं कि हमको सवेरे जल्दी उठना है, और जितना जल्दी जाएं वो अपन वहाँ पे अपन जाके, क्योंकि जाके खड़े होना नहीं होता है, वहाँ पे जाने के बाद ये देखना है कि रात में कोई ट्रकें तो बिगड़ी नहीं खड़ी रोड में, कि कोई किसी का ब्रेक डाउन हो गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कई बार क्या होता है कुछ जानवर रोड में बैठे रहते हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं, अंधेले के कारण गाड़ियाँ कुचल के चली जाती हैं, उस जानवरों को हम उठवाते हैं। और कई बार जो 4 लेन के काम चल रहे हैं, जो डिवाइडर रेनिंग लगे हैं वो टूट जाते हैं, कुछ ट्रकें उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो अपने को जैसे ही हम पहुँचे सबसे पहले जैसे पेट्रोलिंग है, मेरी ड्यूटी पेट्रोलिंग है, तो हम अपने अपने क्षेत्र में जाके पेट्रोलिंग करते हैं।
तो सर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था पूरे इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी और भिलाई में भी, तो आपको किस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ा? जैसे मैंने सुना है कि कुछ पुलिसकर्मी तो अपने घर के बाहर रात को बैठ के खाना खाते थे कि घर वालों को कुछ कोविड ना हो जाए या जो भी है। तो सर आपको कैसा इसमें इम्पैक्ट रहा और घर में पर्सनली क्या क्या इफेक्ट रहा है इसका? पुलिस का मतलब ट्रैफिक, यातायात मतलब चौक चौराहे, जहाँ पे हम लगभग 10 घंटा 8 घंटा रोड में रहते हैं, जहाँ से लाखों लोग गुजरते हैं। और हमारे जो सुपीरियर अधिकारी हैं या हमारी जो सरकार है, जैसे बिना मास्क में कार्रवाई करना है और घर से नहीं निकलना है फिर भी निकल रहे हैं, या कुछ लोग बहाने बना के निकल रहे हैं, वो पुरानी जो मेडिकल का जो लेटर पैड है उसको लेके निकल रहे हैं, और फालतू में जो घूम रहे हैं उनको पकड़ना है, और कहीं वो संक्रमित हुआ तो बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। जैसे हमारे मेडिकल वाले जो अधिकारी डॉक्टर हैं, उनके पास तो सुविधा होती है, उनके पास दवा होता है, उनके पास तो किट होता है, लेकिन पुलिस के पास क्या है जी? पुलिस के पास क्या है बताइए? 3 मीटर का वर्दी बेचारा पहन के रोड में खड़ा है, और आपको ये चाहता है कि आप संक्रमित ना हो, आप अपने घर में रहें। हाँ, ये ज़रूर है कि 130 करोड़ का भारत है, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, और उस गरीबी के कारण ही लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सबके पास घर में खाने के लिए नहीं हो सकता, ये एक अलग मैटर है। लेकिन सरकार भी बहुत, और मैं बताऊँ, मैं चंद्रमौर्य चौक में था, हमारे गुरुद्वारे से बहुत सेवादार लोग आते थे, तो बहुत लोग मदद भी किए हैं। तो हम भी घर आते थे, और घर में आने के बाद सबसे पहले अपने जूता वर्दी टोपी बाहर निकाल के सीधा नहाते थे, नहा के फिर खाना खा के फिर ड्यूटी निकल जाते थे। तो सर मतलब ऐसा काफ़ी प्रॉब्लम रहा हो, कितने महीने तक अभी भी ऐसा ही करते हैं आप? अभी वर्तमान अब तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। हाँ। जैसे हम लोग शुरू में बहुत डरे, हाँ। जब हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी पेशेंट नहीं था, तो ऐसा हल्ला हुआ था कि महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है, तमिलनाडु में ऐसा हो गया, अमेरिका में इतने लोग ऐसा हो गए, ख़त्म हो गए 24 घंटे में। तो हमारे यहाँ भय था, हम तो उसी समय से सावधान थे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ वासियों से, भारतवासियों से निवेदन करूँगा, देश के वासियों से, छत्तीसगढ़ी जनता से, कि जो आपने पहले सावधानी रखी, आप वो सावधानी दुगनी कर दें और अभी रखें, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का पीक आना बाकी है। आप देखिए, अभी कोई मोहल्ला या कोई घर के 2-4 घर के आगे पीछे, या कोई दफ्तर या कोई ऑफिस, यहाँ तक कि हमारे थाने सील हो रहे हैं। मैं आज बैंक गया था, बैंक में मात्र 3 या 4 कर्मी थे, पूरा बैंक जो है वहाँ पे सब काम बाधित है, वहाँ पे अव्यवस्थित है। तो सर जैसा कि कोरोना चल रहा है अभी, ये तो मेरे ख्याल से 2-3 साल मेरे ख्याल से तो अपने ऐसे ही जाने वाले हैं, और सुरक्षा बढ़ेगी, हमको हमारी सुरक्षा बढ़ानी भी पड़ेगी आगे, पर्सनल सबको। तो सर अभी चारों तरफ नेगेटिविटी है, न्यूज़ चालू करता हूँ मैं तो नेगेटिविटी होती है, फेसबुक में जाता हूँ या गूगल में न्यूज़ पढ़ता हूँ तो उसमें नेगेटिव होता है। तो चारों तरफ सर नेगेटिव हो गया है, और हम लोग बहुत मेंटली सब डिस्टर्ब हो गए। तो सर एक पॉजिटिव मैसेज की हम लोग सब एक थोड़ा सा एक अच्छे से सोच पाएँ और पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को जी पाएँ, सर उसके लिए कुछ बोलेंगे? कभी भी हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो पद है, वो 35 साल से जो अधिक उम्र वाले होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि वो एक उम्र की परिपक्वता। तो कभी भी समस्या आए हमारे घर में, या हमारे ऊपर, या हमारे परिवार के ऊपर, या हमारे प्रदेश या देश के ऊपर, या हमारे ऊपर, तो हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको संयम रखना चाहिए। यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है, और यही ज्ञान है। हमको संयम करना चाहिए और संयमित रह के उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमको बचना कैसे है और लोगों को बचाना कैसे है। सीधी सी बात है, बार बार न्यूज़ में बोला जा रहा है, बार बार टीवी में कार्यक्रम के माध्यम से सरकार बोल रही है, राज्य सरकार, भारत सरकार रही है, तो 2 गज की दूरी, 6 मीटर की दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना है, और आपको कोई ऐसे व्यवहार करना है जो एक दूसरे को बिना छुए एक दूसरे के संपर्क में आना है। बस इतना ही तो करना है आपको बस अपनी चेतना शक्ति में ये बैठाना है कि हर आदमी जो आपके सामने आ रहा है, आपसे मुलाकात कर रहा है, बात कर रहा है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो संक्रमित है। आप हर आदमी को संक्रमित समझोगे तब आप अपने आप को बचा पाओगे, और वैसे सामने वाला समझेगा तब वो अपने आप को बचा पाएगा। बस और कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो वायरस है कोरोना का, इतना छोटा है कि आप उससे कितने हज़ार और लाख गुना बड़े हो। आपको एक छोटा सा वायरस डरा दिया हो, आप डर गए। अरे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। इसकी जो औकात इतनी छोटी है, इतना मामूली है कि आपके सामने कुछ भी नहीं है। अरे वो इंसान जो चांद में और
सूर्य में और ठंडी गर्मी बरसात मौसम को बदलने की ताकत रखता हो, वो इंसान जो प्रकृति से लड़ने की ताकत रखता हो, एक छोटे से वायरस से हार रहा है। हारना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, ग्रैंडफादर, उनका ज़रूर ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को समझाना है, छोटे बच्चों को पास नहीं आने देना है, ना आपको जाना है, ना आपको अपने बड़े बुजुर्गों को बचाना है, उनके पास जाना है। आपस में जैसे हम शहर में निकलें तो एक दूरी बना के चले, वैसे हम घर में भी दूरी रखें। नहीं आता है, आप बस्तियों में आप जाओगे, लोग एक ही चबूतरे में 20 जने बैठे हैं, एक दूसरे से सट के। अरे भैया अभी बचो, आप जैसी समस्या निपट जाएगी फिर तो आपका शहर, आपका देश है। तो अपने को संघर्ष करना है, बचना है, यही है। जी सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जैसे सर फ्यूचर में आप जो भिलाई और हमारा हिंदुस्तान है, उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को किन ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं सर? हमारी भिलाई में अभी तो खैर 4 लेन है, जो 53 नेशनल हाईवे 53 है, जो कलकत्ता से बॉम्बे की जो बीच की कड़ी है, अभी यहाँ 4 लेन का काम चल रहा है। और जैसे हम अमूमन स्मार्ट सिटी की मांग करते हैं, शहर स्मार्ट नहीं होता है, स्मार्ट होते हैं वहाँ के लोग। तो अवेयरनेस, हमारे अंदर अवेयरनेस, सिटी स्मार्ट नहीं होता, वहाँ शहर के अंदर रहने वाले स्मार्ट होते हैं। जैसे अमूमन मैं आपको बताया कि जैसे सुपेला चौक में वो 4 लेन के काम चल रहे हैं, तो अपन फालतू में तेल फूकते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, ज़बरदस्ती का एक्सीलेटर लेते हैं, सिग्नल में खड़े रहते हैं, और सिग्नल जब तक का फाटक नहीं खुल जाता तब तक ये गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। अरे भाई गाड़ी बुझा दो, आपका तेल जल रहा हो। लेकिन जहाँ थोड़े से घूम के आने की बात हो जाएगी, ट्रैफिक के रूल की बात हो जाएगी, आप वहाँ पे शॉर्ट कट देखते हो। उसका कारण कई बार आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है या आप दूसरे का एक्सीडेंट कर देते हो। तो वही है कि ट्रैफिक आपके ऊपर में है, आपको कैसे चलना है। जैसे हमने ट्रैफिक का नियम अगर अपने को सीखना है तो चींटियों से सीखें। आप चींटियों को देखना, आप दीवार में, घर में जहाँ पे चीनी का डिब्बा होगा या कोई खाने का सामान होगा मीठा, वहाँ पे चींटियाँ एक लाइन से जाती हैं और वहाँ पे जो भी सामान रखा खाने का उसको साफ़ करके पूरी एक लाइन से वापस आ जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता। और लेकिन इंसान है, इतना बड़ा 4 लेन है, इतना बड़ा 6 लेन है, ये छोटा पड़ जाता है और रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। सही बात है सर। तो अगर इसको अच्छा बनाना है तो हम लोगों को ही अपने आप से खुद अवेयरनेस होगी, तो हम खुद इसको अपने आप ही चीज़ अच्छी हो जाएंगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसको। क्यों सर, यही बोलना चाहते हैं आप? तो सर, और मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आज की जो जनरेशन है ना, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग पिक्चरें भी मोबाइल में देख लेते हैं आजकल, और पूरे इंडिया की और वर्ल्ड का अभी वही सिस्टम है कि सब अपना ये जो है छोटा सा, इसी में सब हो रहा है आजकल। तो हमारी जनरेशन को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ें और अपने जो संस्कार है उनके साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ें? इसके लिए सर एक मैसेज। जो युवा जनरेशन है, ये भारत के भविष्य हैं। अमूमन हम देखते हैं कि अपन किसी मोहल्ले में जो हमारे साथ ही हमारे दोस्त यार के जो बच्चे हैं, पढ़ते लिखते, हम भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, या हमारे जो दोस्त यार के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बाहर में हैं, एक सुनने में आता है कि वो IAS अधिकारी हो गया, सुनने में आता है कि वो जज हो गया। तो हमको अपने बच्चों को ये मान के चलना है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, देश की धरोहर हैं। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इनके ऊपर भेदभाव नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी ईश्वर ने संसार में अगर आपको भेजा है तो कुछ न कुछ, कोई न कोई तो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, आपकी रोजी रोटी कहीं न कहीं होगी। लेकिन ये है कि हमारे हाथ में और माथे में कुछ लकीरें हैं, हम उसको पढ़ना और देखना समझें, और अपना भविष्य, अपना घर का भविष्य, अपने देश का भविष्य और अपने देश के बारे में सोचें। और रहा सवाल बुराई की, तो हमारे देश में जगहों में आप जाके देखो, आप दवाई की दुकान में जहाँ एक तरफ औषधियाँ मिलती हैं तो एक तरफ पॉइजन भी मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर में है कि आपको औषधि खरीदना है कि पॉइजन खरीदना है, आपको दवा खरीदना है कि आपको दारू खरीदना है, ये आपके ऊपर में है। हाँ, इतना ज़रूर कि आप अपने पीछे अपने परिवार, अपने पिता माता, अपने दादा को देखिए, आप बुनियाद देखिए कि हम कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे, और हम आपको, अपने ख़ानदान को, अपने घर को कैसे अपने को आगे बढ़ाना है, इस रास्ते पे अपन काम करें। उंगलियों में अंगूठे पहन लेंगे, बाली पहन लेंगे और पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अब एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे की जाति के प्रति हंसेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आपका उम्र बनने का है, आप भारत के भविष्य हो। आप तो ये चाहो कि जैसे मैं हिंदू हूँ
तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने धर्म को जानूं, लेकिन मेरे को इस्लाम को भी जानना है, मेरे को क्राइस्ट को भी जानना है, मेरे को बौद्धिज्म को भी जानना है, क्योंकि सारी नदियाँ सागर में गिरती हैं, वैसी सारी भाषाएं, सारे धर्म एक ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आप फिल्मों में जो विलेन है, जो उल्टे सीधे डायलॉग बाजी, जो उल्टे सीधे स्मोक करता है, शराब पीता है, वो आप शहर में, घर में, तो बिल्कुल ना करें ऐसा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हर टॉपिक को अच्छे से बताया अपने ही अंदाज़ में, और मैं आपको सर बहुत थैंक यू बोलूँगा, आपने समय निकाला। और इसी तरह हम लोग आपके साथ चलते रहें भिलाईवासी, और आगे बढ़ते रहें, और ट्रैफिक व्यवस्था का आप हमेशा की तरह ऐसा ही पालन करते रहेंगे सर। आप रहेंगे तो हम बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि भिलाई जिस तरह से एक मिनी इंडिया कहा जाता है सर, तो हम उसी रूप में आगे बढ़ते जाएं। होपफुली आगे और अच्छा हम देखें, हमारा भिलाई आगे बढ़े। तब तक के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय। मैं सुशील कुमार पांडे आम जनता से, भारतवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से, दुर्ग जिला के वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि जसदीप सिंह सग्गो ये नया बच्चा है और ये बहुत अच्छे काम कर रहा है। जैसे ही अगर ये मेरी इंटरव्यू ले रहा है, अगर ये ऐसे लोग अगर घर घर जाके इंटरव्यू ले और उसके बारे में कि आपने दिन भर किया क्या, आपने एक महीने में किया क्या, आपने एक साल में क्या किया है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा भटक नहीं पाएगा। इसका ये जो काम है, ये जो वीडियो बना रहा, ये जो पिक्चर बना रहा है, टेलीफिल्म, ये मैं चाहता हूँ कि मैं लाइक करूँ। कैसे आपको, अगर आप ये पिक्चर को देखेंगे तो लाइक करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।